ओके, सो कई अटेम्प्ट के बाद एटलीस्ट जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से तो भी नेगोशिएबल में कोई अमेंडमेंट आया नहीं। इस बार 2 अमेंडमेंट आए हैं और बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही सिंपल अमेंडमेंट है। सी, हम सबको सेक्शन 138 याद है? 138 इंपॉर्टेंट सेक्शन था, बाउंसिंग ऑफ चेक। अगर सपोज एक लीगली एनफोर्सेबल डेट के लिए अगर आपने चेक इशू किया एंड दैट इज डिसऑनर्ड ईदर ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड और ड्यू टू स्टॉप पेमेंट वगैरह, देन जो होल्डर था ही हैड द राइट कि पहले वो नोटिस ऑफ डिसऑनर देगा कुछ 30 डेज के अंदर, फिर पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा अगले 15 दिन, एंड देन उसके 1 मंथ के बाद कोर्ट को आप अप्लाई करो। फाइनल उसका कंपेंसेशन या फाइन वगैरह क्या होता था? 2 टाइम्स अमाउंट एंड 2 साल का प्रिजन या बोथ। प्रॉब्लम ये है आज की डेट में चेक का बाउंस करना एक कॉमन ऑफेंस है या नहीं? बहुत ही कॉमन ऑफेंस है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, रियल इस्टेट में बहुत ज्यादा होता है। और मैं 1-2 लोगों को जानता हूं जिनके साथ ये हुआ क्या कि सपोज एक बंदा है, जॉब कर रहा है, उसने एडवर्टीजमेंट देखा बहुत अच्छा प्रॉपर्टी का, वो गया एडवांस पेमेंट जमा किया। आपने सुना है पे 1% नाउ एंड बैलेंस ऑन पोजीशन, पे 1 लाख नाउ बैलेंस ऑन पोजीशन। कभी मत पे करना, वो सब बकवास है। वो आपका पैसा लेंगे एंड आपके प्रोजेक्ट में नहीं डालेंगे, वो प्रोजेक्ट किसी और में यूज करेंगे। आपको ये बात पता चलते चलते 2-3 साल गुजर जाएगा, फिर आप उससे पैसे मांगोगे, वो आपको 2-3 साल और दौड़ाएंगे एंड फाइनली आपको चेक काट के दे देंगे। आप खुशी खुशी चेक लेकर बैंक जाओगे, बैंक में डिसऑनर होगा, आप मैक्सिमम क्या करोगे? कोर्ट में जाओगे। एंड इनके पास पहले से लॉयर की एक बैटरी होती है, ढेर सारे लॉयर्स की, और हियरिंग पे हियरिंग, याद है, तारीख पे तारीख। सरकार को लगा कि यार ये तो गलत है। जिस बेचारे का चेक बाउंस हुआ है, सॉरी, जिस जो पेई था या जो होल्डर था, उसके साथ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गलत हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि 138 वैसा ही है, पेनल्टी वगैरह फाइन वगैरह भी उतना ही है। अमेंडमेंट कुछ ऐसा आया कि कुछ नए सेक्शन इंट्रोड्यूस हुए हैं, 143A और 148, और वो क्या बोलते हैं, मैंने अपने एक चार्ट बनाया हुआ है बहुत ही बढ़िया, कि सपोज ड्रॉअर एंड होल्डर, ड्रॉअर ने चेक काटा, होल्डर को दिया एंड बाद में डिसऑनर हो गया। फाइनली होल्डर ने कंप्लेन किया कोर्ट में। अब ये केस कई सालों तक चलेगा। इंडिया में कोर्ट केस जल्दी समाप्त होते हैं, काफी समय लगता है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि भैया ये तो बहुत ही गलत नहीं हो गया उस होल्डर के साथ जिसको चेक से पैसा मिलना था, चेक से पैसा नहीं मिला और उल्टा वो बेचारा कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक मार्जिनल रिलीफ दी और क्या बोला कि भैया ड्रॉवर, अगर किसी बंदे ने कंप्लेन किया है कि आपका चेक बाउंस हुआ है, जब फाइनल ऑर्डर आएगा तो आएगा, अब भी आप इंटरिम कंपेंसेशन, इंटरिम वर्ड सुना है? इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम गवर्नमेंट भी होता है। इंटरिम का मतलब होता है अभी फाइनल हुआ है, सब्जेक्ट टू फाइनल। गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि जो ट्रायल कोर्ट है वो ऑर्डर कर सके मैक्सिमम 20% इंटरिम कंपेंसेशन। कितना परसेंट? 20%। तो सपोज अगर मैं 1 करोड़ का चेक लूं, कितने का? 1 करोड़ का चेक वैल्यू, तो ट्रायल कोर्ट चाहेगा तो क्या बोलेगा ड्रॉअर को कि भैया ड्रॉअर, आप मैक्सिमम 20 लाख तक बेचारे को उसको दो, होल्डर को या कंप्लेनेंट को। इससे फायदा क्या होगा? एट द वेरी लीस्ट बेचारा वो होल्डर जिसको चेक का पैसा ना मिला, कम से कम केस लड़ने का पैसा मिल जाएगा कि नहीं? अगर मैं आपको थोड़ा और डीप में ले जाऊं, अगर मानो जेन्युइन केस है एंड सच में चेक बाउंस हुआ है ना, तो जो होल्डर होता है उसको केवल चेक का पैसा नहीं मिलता है, लीगल कॉस्ट भी मिलता है। अगर मान लो 1 करोड़ का चेक है एंड बाउंस हो गया, तो जो होल्डर को केवल 1 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा, प्लस कुछ लीगल कॉस्ट जो होता है वो भी मिलेगा। तो सरकार ने बोला कि यार होल्डर को पैसा तो मिला नहीं, प्लस उस बेचारे का लीगल कॉस्ट जा रहा है और अब भी पैसा लग रहा है, तो भैया इंटरिम कंपेंसेशन कौन देगा? ड्रॉअर देगा। कितना परसेंट? परसेंट इंपॉर्टेंट है। कितना परसेंट? 20% ऑफ चेक अमाउंट। कितने दिन के अंदर? विद इन 60 डेज ऑफ द ऑर्डर, विद इन 60 डेज। और अगर सफिशिएंट रीजन ड्रॉवर शो कर दे कि भैया मैं नहीं पे कर पाना वगैरह, देन 30 डेज एक्स्ट्रा भी हो सकता है। मैंने क्या बोला? एक ट्रायल कोर्ट है
उसने ऑर्डर किया किसको, ड्रॉवर को, कि आप इंटरिम कंपेंसेशन पे करो मैक्सिमम 20% ऑफ चेक अमाउंट विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर प्लस 30 डेज। फाइनली ऐसा हो सकता है कि नहीं कि ड्रॉवर सही था, जो होल्डर था उसी ने कुछ फ्रॉड फॉर्जरी किया होगा, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। मानिए फाइनली ड्रॉवर को माफी मिल गई, वो एक्विट हो गया। एक्विट समझते हो, बाइज्जत रिहा होना, आपने सुना होगा बाइज्जत रिहा होना। अगर ड्रॉवर एक्विट हो गया, बचाओ इस बेचारे को जो पैसा देना पड़ा 20% ऑफ द चेक, रिटर्न होगा या नहीं होगा, रिटर्न होगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट कौन सा, आरबीआई एक रेट प्रिस्क्राइब करता है बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो वाला रेट। तो अगर ड्रॉवर एक्विट हो गया देन कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट कौन है, मेरे केस में नॉर्मली होल्डर होता होगा भाई, ड्रॉवर का जो चेक ड्रॉ किया, कंप्लेन कौन करेगा, चेक बाउंसिंग का होल्डर। कंप्लेन शैल रिफंड इंटरिम कंपनसेशन प्लस इंटरेस्ट, कौन सा, आरबीआई द्वारा जो फिक्स होता है बिगिनिंग ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। टाइम लिमिट सेम है 60 प्लस 30 डेज। ऐसा भी हो सकता है कि ड्रॉवर एक्चुअल में फ्रॉड था, उसने गलत चेक काट दिया था, उसको पता, जैसे विजय माल्या, विजय माल्या के चेक बाउंस हुए कि नहीं हुए, बहुत बाउंस हुए हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। अब ड्रॉवर को कन्विक्ट कर दिया गया, कन्विक्ट का मतलब होता है हेल्ड गिल्टी। अब यहां पे दो काम हो सकता है, या तो विजय माल्या बोलेगी नहीं 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 मेरी गलती नहीं है, मैं हायर कोर्ट में अपील करूंगा। अलाउड है या नहीं, अलाउड है। इंडिया में ट्रायल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर प्रेसिडेंट, मतलब कई सारे लेवल है। तो अगर वो बेचारा या अगर ड्रॉवर उसने जजमेंट एक्सेप्ट कर लिया, उसने बोला कि ठीक है मेरी गलती थी, ये लो पैसे, पैसा कितना होगा, कितना पे करना पड़ेगा सर, 1 करोड़ का तो चेक था, ट्वाइस, तो कितना हो गया 2 करोड़ तक। बट क्या ये 2 करोड़ पे करेगा या 180 पे करेगा, सोचो क्यों सर। अगर मानिए ड्रॉवर ने 20% यहां पे कर दिया, तो दोबारा से पूरा 2 करोड़ पे करे या एडजस्ट करेगा, एडजस्ट करेगा, कॉमन सेंस है। अगर इसने एक्सेप्ट द जजमेंट किया, पे फाइन एंड कंपेंसेशन, इंटरिम कंपेंसेशन पेड अर्लियर इज एडजस्टेड। बट मानो ये कह रहा ना 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 मैं तो हायर कोर्ट में अपील करूंगा, तो एपलेट कोर्ट क्या बोल सकता है कि भैया अगर आपको अपील करना ना कीजिए, बट आपको एडिशनल, वर्ड याद रखना, क्या बोल रहा हूं मैं, एडिशनल मिनिमम 20% ऑफ द कंपेंसेशन पहले डिपॉजिट कीजिए, तब हम आपको अपील अलाउ करेंगे। दो इंपॉर्टेंट बातें, यहां क्या था मैक्सिमम और यहां क्या है मिनिमम। यहां था चेक का अमाउंट का 20% और यहां पे 20% ऑफ द फाइन और कंपेंसेशन। मतलब एपलेट कोर्ट बोलेगा, जो हायर कोर्ट है, कि अगर ड्रॉवर कन्विक्ट हो चुका है आप अपील कर सकते हो, बट जस्ट बिकॉज कहीं ऐसा भी तो हो सकता नहीं कि आपका डिले टैक्टिस हो, तारीख पे तारीख वाला। तो अगर डिले टैक्टिस ना हो तो कोर्ट बोल सकता है कि भैया आप अपील करने से पहले 20%, कितना परसेंट, मिनिमम ऑफ द कंपेंसेशन, यानी हमारे केस में 1 करोड़ का 20% या 2 करोड़ का, 2 करोड़ का मिनिमम 20% आपको सबमिट करना पड़ेगा। एंड कोर्ट जब चाहे ये पैसा बेचारा जो कंप्लेनेंट है उसको रिलीज कर सकता है। अब सुनिए ना कैसे हो रहा है। अच्छा, तो क्या होगा, जो एपलेट कोर्ट है, ये क्या है, एपलेट में ऑर्डर किसको, एपलेंट को। एपलेंट कौन है यहां पे, ड्रॉवर। मैं बोलता हूं कन्विक्टेड ड्रॉवर, वो ड्रॉवर जिसको कन्विक्ट कर दिया गया। आप डिपॉजिट कीजिए मिनिमम 20% ऑफ फाइन और कंपेंसेशन विद इन वही 60 प्लस 30 डेज। एपलेट कोर्ट, अच्छा ये पैसा किसको देना है, एपलेंट कोर्ट को देगा या कंप्लेनेंट को, कोर्ट को, कोर्ट को। कोर्ट जब चाहेगा वो बेचारा कंप्लेनेंट को रिलीज करवा सकता है। Appellate court may direct the release of amount deposited by the appellant to complainant any time during the pendency of the appeal. And मानो फाइनली ये पता चला कि appellant यानी ड्रॉवर जो पहले कन्विक्ट हो चुका था वो वाकई में निर्दोष था,
तो फिर से कंप्लेंट सारा पैसा देगा कि नहीं? इफ द appellant इज acquitted, कोर्ट शैल डायरेक्ट कंप्लेनेंट टू रिपे द अमाउंट. कौन कौन सा अमाउंट? इंटरिम कंपनसेशन प्लस ये एडिशनल वाला अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट वही आरबीआई वाला विद इन 60 प्लस 30 डेज. बताओ ये अमेंडमेंट जो आया है या जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, ये एकदम रट्टा मारने वाला है या लॉजिकल है कि भैया एक केस अगर 20 साल चलने वाला है तो बेचारा होल्डर जिसका पहले से ही कट गया, जो पहले से जो पैसा मिला था ना मिला, वो तो मिल नहीं रहा है, ऊपर से बेचारे का लीगल कॉस्ट आ रहा है. तो लीगल कॉस्ट को काउंटर करने के लिए सरकार ने क्या बना दिया? इंटरिम कंपनसेशन. एंड अगर मानो ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दे दी और बोल दिया कि ड्रॉवर ने गिल्टी है बाउंसिंग ऑफ चेक के लिए, अब ड्रॉवर अगर आगे अपील करना चाह रहा है, गवर्नमेंट का बिल्कुल कीजिए, वो आपका जनसिक अधिकार है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. बट अगर आपको अपील करना है, आप पहले एडिशनल पैसा जमा कीजिए. एडिशनल पैसा कितना? आपके टोटल कंपनसेशन का मिनिमम 20% जमा कीजिए एंड फिर आप अपील में जाइए. अगर कोर्ट को लगता है, एपेलेट कोर्ट को, कि बेचारा जो कंप्लेनेंट है ना उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई है, तो इस 20% में से कुछ पैसा उसको रिलीज कर सकता है. एंड में अगर ड्रॉवर फिर दोबारा गिल्टी प्रूफ हुआ तब तो बैलेंस वो पे करेगा. एंड अगर ड्रॉवर फिर से गिल्टी साबित हुआ या सॉरी एक्विट हो गया, तो कंप्लेंट को जितना पैसा मिला था वो सारा पैसा बेचारे इसको वापस मिलेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. आई थिंक काफी लॉजिकल है. याद रखना डेट 3 में से में 60 प्लस 30, बट एग्जाम में कैसे लिखिएगा? 60 प्लस 30 नहीं, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर प्लस इन केस ऑफ सफिशिएंट रीजन मैक्सिमम 30 डेज. जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसा रेट है? आरबीआई का पब्लिश रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द रेलेवेंट ईयर. जातेगा श्योर. तो ये छोटा अमेंडमेंट है क्या बहुत बड़ा है? नहीं ना. बट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है या नहीं? दो मुद्दों में, एक तो केस स्टडी बन जाएगा एंड दूसरा इस पे एमसीक्यू बन जाएगा. बैंक रेट किसका? एसबीआई का कि आरबीआई का? आरबीआई का. कब का? फर्स्ट डे का. इंटरिम कंपनसेशन कितना? मैक्सिमम 20 या मिनिमम 20? इंटरिम मैक्सिमम 20% ऑफ चेक अमाउंट. और जो एडिशनल पे करना है अपील के टाइम पे, वो मिनिमम 20% ऑफ व्हाट? चेक या पेनल्टी या फी? पेनल्टी या फी या कंपनसेशन वाला. याद आएगा. पूरे बाकी बिजनेस लॉ आपका बोनस, ग्रेचुटी, पीएफ कोई अमेंडमेंट नहीं है इस बार. आपका जनरल क्लोजेज एक्ट जो न्यू कोर्स में है, कोई अमेंडमेंट नहीं है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अमेंडमेंट आता ही नहीं है, और इंटरप्रिटेशन में अमेंडमेंट आ ही नहीं सकता है. तो अदर लॉ या बिजनेस लॉ सेम है, राइट.